गोरा और बादल राजपूत इतिहास के सबसे वीर सेनापतियों में गिने जाते हैं। धन्य हो वह भारत माता और राजस्थान की वीर भूमि, जहां इन दो सूरवीरों ने जन्म लिया। गोरा और बादल ना तो राजा थे और ना ही सम्राट, न बादशाह। साहस और वीरता पर एकाधिकार किसी राजा को ही हो, यह जरूरी नहीं। जरा सोचिए उन भावनाओं का शिखर, जहां सेनापति अपनी गर्दन कटवा ले और धड़ युद्ध लड़ता रहे। चित्तौड़गढ़ का इतिहास राजपूताना मिसालों से भरा पड़ा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल की कहानी कई महायुद्धों पर भी भारी पड़ने वाली है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको जानकारी मिल ही जाएगी। गोरा चित्तौड़गढ़ के रावल रतन सिंह के सेनापति थे और बादल गोरा के भतीजे थे। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध रणनीति बनाने में गोरा और बादल का कोई सानी नहीं था। चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा जिन 7 अवैध दरवाजों पर टिकी थी, उनमें से 2 गोरा और बादल ही थे। इतिहास जिस तरह गोरा के पराक्रम को याद करता है, ठीक उसी तरह उनके भतीजे बादल को भी याद करता है। बादल बचपन से ही अपने काका की तरह युद्ध कला में माहिर थे। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। युद्ध कला में महारत होना अलग बात है, परंतु महाभारत के अभिमन्यु की तरह मुश्किल हालात में अपने शौर्य को साबित करना किसी भी योद्धा के लिए मुश्किल होता है। और बादल के लिए महज 12 साल की उम्र में इस अग्नि परीक्षा का समय आ गया था। बादल को यह अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, इसके लिए हमें चित्तौड़गढ़ के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह ने एक स्वयंवर में रानी पद्मावती से शादी की थी। रानी पद्मावती के रूप व उनके गुणों के चर्चे आसपास के राज्यों में भी थे, और रानी पद्मिनी के चर्चे जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सुने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ और रानी पद्मिनी पर कब्जा करने की ठान ली। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को घेरती है, परंतु चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अभेद सुरक्षा के कारण उन्हें कुछ हासिल नहीं हो सका। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास पहुंचा और रावल रतन सिंह को एक संधि प्रस्ताव भेजा कि वह दिल्ली वापस लौट जाएगा, पर सिर्फ इस शर्त के साथ कि रतन सिंह रानी पद्मावती को एक बार उसे देखने दे। रावल रतन सिंह ने खिलजी की इस शर्त को मंजूर कर लिया, पर यह बात जब सेनापति गोरा को पता चली तो उसे बिल्कुल भी अच्छा न लगी। तब राजा रतन सिंह ने सेनापति गोरा से कहा कि हर समय युद्ध नहीं होता, कुछ जगह रणनीति और कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जाता है। और राजा रतन सिंह के आदेशानुसार अलाउद्दीन खिलजी जब महल में आया तो रावल रतन सिंह ने उसे एक शीशे में रानी पद्मिनी की छवि को दिखाया। कहते हैं रानी पद्मिनी के सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन खिलजी का पागलपन और अधिक बढ़ गया, और रानी पद्मिनी को देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी उस समय तो महल से वापस लौट गया, लेकिन अगले ही दिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास बने अपने कैंप से रावल रतन सिंह को एक संदेशा भिजवाया कि वह कुछ संधि प्रस्तावों पर बात करना चाहता है। इस कारण बात को पूरी करने के लिए वह उसके कैंप में आए। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी की यह चाल समझ न पाए और कुछ चुनिंदा राजपूत सैनिकों के साथ वह अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में पहुंच गए, और अपनी पसंद को पाने में नाकामयाब होने की खीज में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया, और उसने रानी पद्मावती को संदेशा भिजवाया कि अगर वह उसकी खिदमत में हाजिर नहीं होगी तो रावल रतन सिंह का कटा हुआ सर बहुत जल्द ही उसके पास पहुंच जाएगा। और उधर गोरा और बादल के साथ कुछ मतभेद होने के कारण रावल रतन सिंह ने उन्हें महल से निकाल दिया था। अभी स्थिति कुछ ऐसी थी कि रावल रतन सिंह को बंधक बना लिया गया था और रानी पद्मावती का सम्मान भी दांव पर था। इस विकट परिस्थिति को देख रानी पद्मावती ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को लेकर गोरा और बादल को ढूंढने के लिए कहा। कुछ समय तलाश के बाद गोरा व बादल रानी पद्मिनी को एक जंगल में मिल गए, और रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर गोरा और बादल से विनती की और कहा कि महाराजा रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से छुड़ाने के लिए वह उनकी मदद करे। तो गोरा और बादल ने रानी पद्मावती से कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप सिसोदिया कुल की महारानी हैं, किसी भी हाल में हम महाराजा को वापस ले आएंगे।
इसके बाद गोरा और बादल ने राजा को छुड़ाने के लिए एक रणनीति तैयार की और एक बार फिर चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व अब गोरा और बादल के हाथों में था। और फिर गोरा ने 700 की संख्या में डोलियां बनवाई और इन 700 डोलियों में 700 सैनिक बिठाए गए और हर डोली को 4 राजपूत सैनिक उठा रहे थे। इसका मतलब लगभग 3500 वीर राजपूत जवानों ने अलाउद्दीन खिलजी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली थी। और उधर अलाउद्दीन खिलजी को यह संदेशा पहुंचाया कि महारानी आने को तैयार है, पर उसके लिए महारानी की एक शर्त है। यह संदेश सुनकर अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया और सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार वह समय आ गया जब डोलियां लेकर राजपूत सैनिक ने खिलजी के राज्य में प्रवेश किया। जब गोरा और बादल सेना के साथ खिलजी के दरबार के बाहर पहुंचे तो गोरा ने अलाउद्दीन खिलजी को एक संदेश भिजवाया कि महारानी एक बार महाराजा रतन सिंह से मिलना चाहती है। पहले से ही शर्त मानकर बैठे खिलजी ने हामी भर दी और पद्मावती की डोली में गोरा ने पहले ही एक लोहार को बैठा दिया था। लोहार को जब बंदी गृह के पास भेजा गया, बंदी गृह पहुंचते ही लोहार ने महाराजा की बेड़ियों को काट दी और उन्हें मुक्त करा लिया। पहले से ही आदेश पर तैयार बैठी चित्तौड़गढ़ की राजपूत सेना ने अपने राजा को लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना हो गई और जब यह खबर खिलजी को लगी तो उसने रणभूमि में दुगनी सेना के साथ रतन सिंह को रोकने के लिए सेना भेजी। उधर रण का आभूषण ओढ़े गोरा और बादल तथा साथ में आए राजपूत सैनिक आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए और मैदान में खिलजी की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। इसी के साथ खिलजी की असंख्य सेना के सामने कुछ गिने चुने राजपूत सैनिक पहाड़ बनकर खड़े हो गए। गोरा और बादल की सेना का खिलजी की सेना के साथ बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। सैकड़ों की संख्या में आए राजपूत सैनिक असंख्य शत्रुओं पर भारी पड़ने लगे। गोरा अपनी वीरता से खिलजी की सेना का संहार कर ही रहे थे कि इतने में खिलजी के एक सेनापति ने धोखे से गोरा को पीछे से हमला किया और अपनी तलवार से गोरा के सिर को धड़ से अलग कर लिया। और बादल ने जब यह देखा तो उसके सीने से अग्नि की ज्वाला धधक उठी। एक कवि ने इसका खूब वर्णन किया है कि अरे कायरो नीच बागड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। और कहते हैं खिलजी के जिस सेनापति जफर मोहम्मद ने गोरा के सर को धोखे से काटा था, फिर गोरा के धड़ ने उसी सेनापति को अपनी तलवार से चीर कर 2 टुकड़े कर दिए थे। मगर वह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा था, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा थोड़ा था। एक बार मैं ही शाही सेना का सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहज लर्जा, काका का धड़ देख बादल भी महारुद्र सा गरजा। सिर कटने के बाद भी गोरा का धड़ खिलजी की सेना से लड़ रहा था और चाचा गोरा के धड़ को लड़ते देख बादल ने और पराक्रम के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सेना का संहार किया। मगर हुआ वही जो हमेशा से होता आ रहा था। राजस्थान की लाज को बचाने के लिए चित्तौड़ का एक और वीर न्योछावर हो गया। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आज न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता भी रोई थी, उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनकी बल से रहा पद्मनी का सतीत्व अभिमानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। इस प्रकार गोरा और बादल की यह रणनीति खिलजी पर भारी पड़ी और राजा रतन सिंह सकुशल वापस चित्तौड़गढ़ आ गए। लेकिन गोरा और बादल की कहानी रण के कण कण में अमर हो गई। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।